एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ईएसआई एग्जाम जो होने वाला है और बिहार एसआई सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चामर ग्राही यक्षिणी की मूर्ति जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है किस स्थान से प्राप्त हुई है? कौन सा मूर्ति? चामर ग्राही यक्षिणी का मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये दीदारगंज से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला को 1942 ईस्वी के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था? 1942 के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला सारण को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के महान विप्लव का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? 1857 के महान विप्लव का प्रारंभ पटना में पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार था दरिया खान नुहानी। अगला क्वेश्चन है, पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी कब? आपको ये बताना है, अंग्रेजों ने पटना में कब फैक्ट्रियां लगाई थी? तो ये है 1651, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा 1651 में पहला फैक्ट्री लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित पावापुरी किस धर्म से संबंधित स्थल है? तो पावापुरी बहुत ही फेमस है, आप जान ही रहे हो, जैन धर्म से संबंधित है क्योंकि यहाँ पे महावीर का निर्वाण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया? सबसे पहले किस हड़प्पाकालीन स्थल को खोजा गया था? हड़प्पा को खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? ये थे याहयान खान। कौन थे? याहयान खान। और बांग्लादेश को मुक्ति कब मिला? 1971 ईस्वी में 23 मार्च को, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, अलग क्वेश्चन अलग ढंग से पूछा सकता है आपको कि बांग्लादेश के मुक्ति के बाद पाकिस्तान के शासक कौन हुए, या 1971 के अंतिम समय में यानी अंतिम महीनों में कौन थे शासक। अगर इस तरह से पूछा जाए तो आंसर बदल जाएगा, और मुक्ति के समय कौन थे तो आंसर बदल जाएगा, क्योंकि 23 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ। उस वक्त जो शासन थे वो थे याहयान खान, लेकिन 71 में ही याहयान खान की जो शासन है वह समाप्त हो गई और जेड.ए. भुट्टो, ठीक है, जेड.ए. भुट्टो ये फिर बन गए थे वहाँ के पीएम 1971 दिसंबर मंथ के दिसंबर सबके टाइम में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही है सिवाय, यानी गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, ये गलत है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी, बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर। राजगिरी में किसको हुआ था? राजगिरी में हुआ था अभी ऊपर जो मैंने बताया जैन धर्म के महावीर को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में आपको मिलेगा? किस भाग में मिलेगा? ये मिलेगा भाग 5 में, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अध्याय अगर चैप्टर पूछा जाए तो चैप्टर 4 में, ठीक है, न्यायपालिका का उल्लेख है। और अनुच्छेद अगर पूछा जाए संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद तो 124 से लेकर 147 तक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, उपर्युक्त सभी से। तो उपर्युक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? यह है अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट में है, वह अकेला कौन सा है जो पश्चिमी तट में नहीं है? कौन सा? कोलगुंटे, जुहू, कोवलम और मरीना। इसमें बताओ, सभी को मतलब इसमें से एक को छोड़कर सभी
भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट में स्थित है। वह अकेला कौन है जो नहीं है? जल्दी बताओ कौन नहीं है जो पूर्वी तट पे स्थित है? वो है आपका मरीना। आप जानते हो मरीना बीच ये चेन्नई में है, ठीक है, तमिलनाडु, और वो हो जाता है पूर्वी तट। अगला क्वेश्चन है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा तो ये स्थित है औरंगाबाद में, ठीक है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और औरंगजेब की पत्नी रबिया उद्दौरानी का ये मकबरा है। किसका है? रबिया उद्दौरानी का, ठीक है। ताजमहल की आकृति में होने के कारण इसे ताजमहल का दूसरा रूप भी बोल सकते हो ना, उसका फोटोकॉपी भी बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत जो है वह है आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ या सरफेस डिप्रेशन है? सबसे गहरा पृष्ठ गर्त कहाँ है? तो यह है मैरियाना गर्त, ठीक है। आसान सारे क्वेश्चन हैं आज। अगला क्वेश्चन है सैल का कायांतरण निम्नलिखित में से किस सैल से होता है? सैल का कायांतरण, सैल एक कायांतरित चट्टान है और इसका कायांतरण किससे होता है? ये होता है स्लेट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों में आपको देखने को मिलेगा उष्ण मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त होता है, ऐसा क्यों? उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त होता है, क्या कारण है इसका? इसका कारण है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है, ठीक है। क्यों मिलता है? क्योंकि झुकी हुई जो इसका स्ट्रक्चर है उसके कारण से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पूर्व थल सेनाध्यक्षों में से प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? तो प्रथम फील्ड मार्शल कौन हुए? ये हुए कौन? मानेकशॉ। इसमें करियप्पा से बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? पहला फील्ड मार्शल, पहले फील्ड मार्शल कौन थे? ये थे मानेकशॉ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या है मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई हैं? मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है शास्त्रीय संगीत से, सॉरी शास्त्रीय नृत्य से। अगला क्वेश्चन है पियरे कॉर्डिन नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? पियरे कॉर्डिन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? किससे से जुड़ा है? ये जुड़ा है फैशन डिजाइनिंग से। अगला क्वेश्चन है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल अनुमति है? अंतराल का अनुमति है, यह है 6 महीना। अगला क्वेश्चन है राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? मियाँ की मल्हार, इसके रचयिता कौन है? कौन है इसके रचयिता? इसके रचयिता है तानसेन, ठीक है। क्या है नाम? मियाँ की मल्हार, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खुला था? कहाँ खुला था? ये खुला था रुड़की में। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होता है? केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक उपराज्यपाल होता है। कौन होता है? उपराज्यपाल। अगला क्वेश्चन है हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? हरि प्रसाद चौरसिया किस फील्ड से हैं? ये हैं बांसुरी बजाने वाले वादक। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी है? तो अशोक चक्र में तिलियों की संख्या है 24। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक है नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता? तो इसकी अध्यक्षता की जाती है गृह मंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स किसको कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जनरल रोमेल को। जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? इन सब में से बताओ कौन सा एक ऐसा लोकसभा था जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया था? यह है 5वीं लोकसभा, ठीक है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। क्लियर है? अच्छा, अगर यहाँ पे नॉर्मल टेनर तो आप जानते ही हो 5 वर्ष होता है, लेकिन
5वीं लोकसभा जो थी ये 1976 के टाइम में 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी करता है? किस परिस्थिति में करता है? मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। अगला क्वेश्चन है उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है IMF की स्थापना निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी? IMF का स्थापना बताओ किस उद्देश्य के साथ हुआ था? कौन कौन सा सही होगा? पहला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को प्रोत्साहित करना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार। तीसरा है व्यापार संतुलन में वैषम्य को कम करना। प्रतिस्पर्धी विनिमय मूल्य ह्रास को कम करना। इन 4 में से क्या होगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर होगा 1, 2 और 3। ये 3 चीजें हैं जिसके लिए IMF की गठन की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में संबंध बनाइए। एक तरफ दिया हुआ है उद्योग, दूसरा तरफ दिया हुआ है क्षेत्र। आपको बताना है कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलो एक तरफ से मैच करो जल्दी से। पहला है मूलभूत उद्योग, दूसरा है सामरिक उद्योग, तीसरा है क्रांतिक उद्योग, चौथा है माल आधारित उद्योग। इधर है उर्वरक, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, शस्त्र और गोला बारूद। आपको मैच करना है, जल्दी से मैच करो। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर चलो पहले मैच कर लेते हैं। तो मूलभूत उद्योग उर्वरक, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, शस्त्र और गोला बारूद। इसमें से मूलभूत उद्योग कौन सा दिख रहा है? यह है पेट्रोलियम। ठीक है, सामरिक उद्योग कौन सा है? सामरिक उद्योग है आपका गोला बारूद वाला। क्रांतिक उद्योग कौन सा है? क्रांतिक उद्योग है ऑटोमोबाइल। ठीक है, और माल आधारित उद्योग कौन सा है? यह है उर्वरक। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? सिंचाई की सबसे लंबी नहर है इंदिरा नहर, और इससे पानी जो जनरली मिलता है वो मिलता है राजस्थान क्षेत्र को। और इंदिरा नहर में जो पानी जाता है जिस नदी से वो है सतलज नदी और ब्यास नदी। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो आपका आंसर होगा सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व न्याय या डायलेक्टिक्स शब्द किसका संकेत करता है? डायलेक्टिक्स जल्दी बताओ। डायलेक्टिक्स का मतलब क्या होता है? देखो डायलेक्टिक्स का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद किसी भी तथ्य तक पहुंचना, यानी किसी भी तथ्य के सच्चाई तक पहुंचना। इसको द्वंद्ववाद भी कहा जाता है। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ तर्क वितर्क तथा चर्चाओं के बाद सत्य का पता लगाना। अगला क्वेश्चन क्या है? TN चतुर्वेदी जिनका हाल ही में निधन हो गया वे डैश थे। TN चतुर्वेदी क्या थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, यानी इसी वर्ष इनका निधन हुआ है? क्या थे वो थे एक नौकरशाह। वह कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल थे और इनका भी निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत ने वर्ष 2019 के लिए यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी TTCI में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है किस चीज में? तो यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा में। यह है 34वां स्थान जो भारत को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 के भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी ISC का विषय क्या है या क्या था? तो 2020 के भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ था बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है डैश गुजरात की ट्रेडमार्क साड़ी है, यानी इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी एक गुजरात की ट्रेडमार्क साड़ी है। यह है आपका पटोला साड़ी, जो अभी हाल ही में चर्चा में भी था। ठीक है, और ये बहुत ही कीमती साड़ी है और ये गुजरात का ट्रेडमार्क साड़ी है। अगला क्वेश्चन है डैश भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2020 तक आयोजित की जाती है या की गई? 3 से 7 जनवरी 2020 तक कितनवीं थी इस बार? तो इस बार थी 107वीं। ठीक है, और कहाँ की गई? बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर का कौन सा था? बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर। देखो जो सिंधु नगर था सैंधव सभ्यता का जो नगर था वो दुर्ग और टीला में बटा हुआ था 2 भागों में। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैं आपको। ठीक है, तो आपको बताना है बिना दुर्ग वाला एकमात्र नगर कौन सा था? कौन सा था? ये था आपका चाणूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरकार के स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम क्या है? कौन सा प्रोग्राम है? स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम SLNP को किसने लागू किया था? आपको ये बताना है
SLNP इस अभी हाल ही में इसका 5th एनिवर्सरी मनाया गया है। और ये कंपनी कौन सा है जिसने इसको लागू किया था? ये है EESL। क्या है? EESL। कोई मुझे EESL का फुल फॉर्म बताओ। ये कंपनी है जिसने ये लागू किया था आपका जो उज्ज्वला योजना है, जिसके तहत LED बल्ब दिए जाते थे। और आपका दूसरा कौन सा है? SLNP यानी स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। ये दोनों इसी के द्वारा चलाया गया है। EESL का फुल फॉर्म क्या हुआ? एनर्जी एफिशिएंसी। क्या क्या था? EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान के गुरु कौन थे? जल्दी बताओ, कौन थे सिकंदर महान के गुरु? तो ये थे अरस्तु। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए, यानी कब कौन सा संधि हुआ आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सबको बताना है। सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो क्या होगा आपका सही आंसर? देखो, सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले सालवाई की संधि हुई थी, फिर हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर बेसिन की संधि और लास्ट में अमृतसर की संधि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? यह था मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित कौन सा रचना है? कौन सा रचना है वो है आपका मेघदूतम। ठीक है, और मेघदूतम किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा लिखा गया। बहुत ही फेमस बुक है और ये आपका एक संस्कृत भाषा में लिखा गया रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। देखो, यहाँ पे दो तरह के लहरें उठ सकती है, या तो अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ। ठीक है, तो आपको क्या पूछा जा रहा है? तालाब में शांत जल है, आपने उसमें पत्थर फेंका, तो अगर पत्थर फेंकोगे तो आप देखोगे लहरें जो उठती है वो इस तरह के फॉर्म में उठती है और पत्थर आपका नीचे चला जाता है। यानी जो स्पीड का डायरेक्शन है, ठीक है, जो पत्थर का डायरेक्शन है उसके जस्ट 90 डिग्री पे यानी परपेंडिकुलर पे आपका वेव बनता है पानी में। ठीक है, और जब भी इस तरह का वेव बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ वेव। ठीक है, और अगर इसी के रेखा में यानी जो मूवमेंट है उसी के पैरेलल में अगर वेव फॉर्म होता तो उसको हम लोग अनुदैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी चट्टान के किनारे पर खड़ा एक आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है, फिर वह एक अन्य पत्थर को उसी गति से नीचे की ओर फेंकता है। उन दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे जमीन पर टकराते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? तो आपका सही आंसर होगा 1:1। ठीक है, अब देखो ये है प्लेटफॉर्म, यहाँ से किसी भी पत्थर के टुकड़े को ऊपर फेंका गया और एक पत्थर के टुकड़े को नीचे फेंका गया। ठीक है, अब नीचे जिस स्पीड से फेंका गया है, ऊपर वाला जो बॉल फेंका गया, जो पत्थर फेंका गया, वो जब इस लेवल पे आ जाएगा, जिस लेवल से उसने फेंका था इस लेवल पे आ जाएगा, तब इसके बाद इसका स्पीड सेम होगा पहले वाले बॉल के स्पीड के बराबर में होगा। ठीक है, यानी ये चीज आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर स्पीड सेम होगा तो रेशियो क्या होगा? 1:1। अगला क्वेश्चन है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? स्टोर्ड प्रोग्राम, कंप्यूटर से आपका एक क्वेश्चन है। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये स्टार्ट की गई थी जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डायोप्टर किसकी इकाई है? आसान सा क्वेश्चन है। डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत है 84th पोजीशन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर है जापान। अगला क्वेश्चन है, घाना में राष्ट्रीय राजदूत भारतीय राजदूत कौन नियुक्त किए गए? घाना में भारतीय राजदूत कौन है? ये है सी सुगंध राजाराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 की शुरुआत लखनऊ उत्तर प्रदेश में किस थीम के साथ हुई? तो 23वां युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020, इसका जो आयोजन है वो लखनऊ में क्या किया था? किस थीम के साथ? तो फिट यूथ फिट इंडिया के साथ। क्या था थीम? फिट यूथ फिट इंडिया।
अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल है यानी सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड द्विक्षारकी या डायबेसिक होता है, ठीक है। अगर किसी भी जो मॉलिक्यूल है किसी भी कंपाउंड के पास 2 हाइड्रोजन हो जिसको आयोनाइज किया जा सके तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायबेसिक या द्विक्षारकी। अगर 3 होगा तो ट्राइबेसिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। यह है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में उसके पारंपरिक अनुष्ठानों के अद्भुत संगम महोत्सव लाई हराओबा मनाया जाता है। लाई हराओबा ये कहाँ मनाया जाता है। देखो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक और इसमें ऑप्शन में एक और आंसर हो सकता था, ये है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। तो 2 जगह आप याद रखना, त्रिपुरा और मणिपुर, इन दोनों जगहों पे ये उत्सव लाई हराओबा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न 3 आर में से किन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। अच्छा, ट्रिपल आर, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ट्रिपल आर ये जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, ट्रिपल आर आपको बताना है ये क्या क्या होता है। इसमें क्या क्या होता है जल्दी बताओ। इसमें होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का केंद्रीय मंत्री अभी कौन है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का केंद्रीय मंत्री अभी है धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है उस शहर का नाम बताइए जिसने हाल ही में 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया है। 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, इसका आयोजन किस जगह पर किया गया है, किस शहर में किया गया है, कहाँ किया गया है, ये किया गया है अहमदाबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा एक उत्सव नहीं है। मारवाड़ उत्सव, तानसेन संगीत उत्सव, उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव, कालिदास सम्मान। बताओ कौन सा नहीं है। यह है मारवाड़ उत्सव, ठीक है। ये राजस्थान का एक उत्सव है और मध्य प्रदेश में इसको नहीं मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उस वित्तीय संस्थान का नाम बताइए जिसने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किया है। वह कौन सा संस्था है, ये आपको बताना है। कौन सा संस्था है, वो है वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सा श्रृंखला सही है। कौन सा श्रृंखला सही है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। सबसे पहले आपका आएगा उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसान दिवस मनाया जाता है। तो हर एक वर्ष हम लोग किसान दिवस मनाते हैं, कब, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की देश के साथ साझी सीमा नहीं है। किसके साथ साझी सीमा नहीं है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर है वो है कर्नाटक, ठीक है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, इनके साथ इसका बाउंड्री मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है। तो देखो कौन कौन सा देश है और कहाँ कहाँ उसका राजधानी है। सबसे पहला है स्विट्जरलैंड, जेनेवा। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, जल्दी से बताओ। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है। तो अगर स्विट्जरलैंड की राजधानी पता है तो आपको पता होगा कि यही वाला गलत है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी आपका कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है कहाँ, बर्न, ठीक है। बर्न है इसकी राजधानी, इसलिए आपका यही वाला गलत है। रेस्ट, ऑस्ट्रिया, वियना, डेनमार्क, कोपेनहेगन, फिनलैंड, हेलसिंकी, ये सब सही है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। रोलैंड गैरोस के नाम से कौन सा ग्रैंड स्लैम टाइटल जाना जाता है, यह है फ्रेंच ओपन, ठीक है। अच्छा, कई बार आपसे ऑर्डर पूछा जाता है, इसका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले क्या खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, ठीक है। देखो 2 इधर से अल्फाबेटिकली ऑर्डर से है, 2 पीछे से है। अब बचा क्या, विंबलडन और यूएस ओपन। तो सबसे पहले क्या आएगा, RSTUVW। तो सबसे पहले यू इधर लिखो और डब्ल्यू इधर लिखो, ठीक है। यानी यूएस ओपन और विंबलडन, 2 अल्फाबेटिकली इधर से, 2 पीछे से, 2 आगे से, ठीक है। तो AFWU ये है आपका ऑर्डर। बहुत बार एग्जाम में ऑर्डर पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है। नष्ट नीर पर आधारित एक फिल्म है। नष्ट नीर किसके द्वारा लिखित कहानी है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और सत्यजीत रे ने इस पर एक फिल्म बनाया, उसका नाम है चारुलता, ठीक है। नष्ट नीर का मतलब हो गया ब्रोकन नेस्ट। क्या होता है, ब्रोकन नेस्ट मतलब टूटा हुआ घोंसला, ठीक है। और चारुलता का मतलब क्या होता है, द लोनली वाइफ, ठीक है। चारुलता का द लोनली वाइफ, इसको इंग्लिश में ऐसे बोला गया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, R.K. नारायण के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है? क्या क्या है आपका ऑप्शन देखो, मालगुडीज डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, गाइड और गार्डनर। तो यहाँ से पता चल गया होगा R.K. नारायण बोला जा रहा है और गार्डनर किसने लिखा है? गार्डनर लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन विशाखापत्तनम में किस विषय पर आयोजित किया गया? क्या जाएगा? नहीं, क्या गया। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर? मैंने पहले ही बताया हुआ है, जल्दी से बताओ। यह है सिनर्जी अक्रॉस द सीज। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे स्टेशन पर VSS आधारित इंटरनेट प्रोटोकॉल स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। VSS का पूरा नाम क्या है? VSS का पूरा नाम क्या है? जल्दी बताओ। ये है आपका वीडियो सर्विलांस सिस्टम। VSS का पूरा नाम है वीडियो सर्विलांस सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, कीमत के संदर्भ में मांग लोच है। कीमत के संदर्भ में मांग का लोच कैसा होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में परिवर्तन। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मांग की लोच। अगला क्वेश्चन है, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय किस तरह का अंश होता है? किस तरह का अंश होता है? ये होता है विदेशों से अर्जित आय का अंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? ये भी आसान सा क्वेश्चन है। कौन करता है? वो है आपका वस्त्र उद्योग। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी मात्रा में जो है कार्यकर्ता वो नियुक्त करता है। अगर वस्त्र उद्योग यहाँ पे नहीं होता तो आंसर क्या होता? आंसर होता आपका रेलवे। ठीक है, वस्त्र उद्योग से भी बड़ा है रेलवे। ठीक है, पहले वस्त्र उद्योग हुआ करता था, फिर रेलवे हो गया और अभी वर्तमान में रेलवे ही है। तो आपके ऑप्शन में रेलवे दिख नहीं रहा है, इस कारण से आपको हो जाएगा वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? यह है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने CM ऐप लॉन्च किया है जो कि एक ऐसा मंच है जिसके जरिए राज्य के लोग शिकायतों के बारे में सीधे मुख्यमंत्री को लिख सकते हैं? तो ऐप का नाम है CM ऐप। ठीक है, किस राज्य ने इसको लॉन्च किया है CM ऐप? जल्दी बताओ। तो CM ऐप लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार किस तरह का अधिकार है? किस तरह का अधिकार है? यह आपका राजनीतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? अवशिष्ट अधिकार आप जानते हो, अवशिष्ट अधिकार केंद्र सरकार के पास चला जाता है। तो अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? वैसा अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट अधिकार, जो ऑटोमेटिकली केंद्र के पास चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो आपका सही आंसर है शुंग वंश। ठीक है, मौर्य वंश का ये सेनापति था और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वृत्रथ, उसकी हत्या की गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा और उसने शुंग वंश की स्थापना की। कब? 185 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, सुचिंद्रम थानुमलयन मंदिर के रथ उत्सव की शुरुआत बड़ी धूमधाम से और भक्ति के साथ की जाती है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या है नाम मंदिर का? सुचिंद्रम थानुमलयन। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी गई थी किसके किसके द्वारा? एक तो है बाबर और दूसरा है जहांगीर। ठीक है, इन दोनों ने अपना आत्मकथा खुद से लिखा था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? इन चारों में से आपको बताना है राज्य अपहरण नीति नहीं अपनाया गया था। किसके लिए? तो आपका सही आंसर है वो है पंजाब। ठीक है, राज्य अपहरण नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये आप जानते हो, डलहौजी के द्वारा इसको चालू किया गया था और 1848 से लेकर 1856 तक यह अस्तित्व में रहा। ठीक है, इसके तहत बहुत सारे राज्यों को
क्या कर लिया गया था, एनेक्स कर लिया गया था। ठीक है, सबसे पहले सतारा, ये भी आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले किसको एनेक्स किया गया था? सतारा को किया गया था 1848 में। कुछ का डेट आपको याद रखना है। 1848 में सतारा, ठीक है। उसके बाद 1849 में एक किया गया था, किसी को याद है कौन सा? वो है आपका जैतपुर। कौन सा? जैतपुर, ठीक है, 1849 में जैतपुर। और एक और था संभलपुर, ठीक है, कौन सा था? संभलपुर, ठीक है, ये हो गया 49 में। और इसके बाद भी और भी बहुत सारा है, जैसे उदयपुर है, नागपुर है, इन सबको भी एनेक्स किया गया था। याद रखना, दो और डेट आप याद रखो, 1854 में नागपुर और झांसी को एनेक्स किया गया था 1854 में, ठीक है। और भी बहुत सारा राज्य है जिसको एनेक्स किया गया था, जैसे उदयपुर है, नागपुर है। हाँ, नागपुर का आप डेट याद रखना, नागपुर और झांसी का, ये है 1854, ठीक है। 1854 में नागपुर और झांसी को एनेक्स किया गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गए। और एक और आपका आएगा अवध, आपसे पूछा जाता है अवध को कैसे एनेक्स किया गया था। तो अवध को याद रखना, इसको जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नियम था, उसको उत्तराधिकारी अगर अपना खून नहीं होगा तो फिर उसको एनेक्स कर लिया जाएगा। इसके बेसिस पे अवध को नहीं एनेक्स किया गया था, वहाँ पे कुशासन के बल पे एनेक्स किया गया था, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पूछा गया था, सतारा हो गया, नागपुर हो गया, झांसी हो गया, ये तो अभी मैंने बताया, लेकिन पंजाब को एनेक्स नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 धुरी शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो वह कौन सा एक देश था? जल्दी बताओ, कौन सा देश था? तो वो देश था चीन, ठीक है। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वार ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था, और ये 2 गुटों में बढ़ गया था। एक था आपका एलीज जो मित्र राष्ट्र है, और दूसरा है धुरी जो एक्सिस राष्ट्र था, ठीक है। और धुरी में कौन कौन शामिल था? जर्मनी था, इटली था, जापान था। जर्मनी, इटली, जापान, ये तीनों धुरी में था, ठीक है। और कौन नहीं होगा यहाँ पे? ये हो गया आपका चीन, ठीक है। तो चीन किस में शामिल था? तो चीन आपका एलीज यानी मित्र राष्ट्र में शामिल था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन आता है? यूएस आता है, रूस आता है, उस वक्त तो सोवियत संघ था, यूके आता है आपका, ठीक है, चाइना आता है, और एक और इसमें आ जाता है आपका फ्रांस, ठीक है। और भी छोटे छोटे बहुत सारे जो कॉलोनीज वगैरह थे इंडिया वगैरह, वो भी इसमें शामिल थे। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? चीन, जो मित्र राष्ट्र, जो धुरी राष्ट्र नहीं था। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है आपका अनायमोडी, जो अनामलाई श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता है? किसी चट्टान को उसी के स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपक्षयन। क्या कहलाता है? अपक्षयन। किसी भी चट्टान को उसी के स्थान पे तोड़ देना, ठीक है। देखो, बहुत सारे होते हैं, जैसे विघटन है, वियोजन है, तो बहुत सारे क्रिया होते हैं जिसके कारण से जो चट्टान है वह टूट जाता है और टूट के बिखर के वहीं पड़ जाता है, ठीक है। अपर्दन क्रिया क्या है? ये घिस के होता है, घिस के ये मिट्टी के फॉर्म में आ गया, ये बहुत महीन क्रिया, महीन पार्टिकल्स में बदल गया, और ये वेदरिंग के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अपक्षयन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी तो ये आपका वोल्गा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वितलीय अग्नेय शैल का उदाहरण है? ये वितलीय अग्नेय शैल क्या है? अग्नेय चट्टान, जब भी इग्नियस रॉक का हम लोग बात करते हैं, 2 तरह का ये चट्टान है, एक है एक्सट्रूसिव और दूसरा है इंट्रूसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इग्नियस रॉक का 2 टाइप है, एक है एक्सट्रूसिव और दूसरा है इंट्रूसिव, ठीक है। तो यहाँ आपसे किसका पूछ रहा है? वितलीय अग्नेय चट्टान, ये हुआ आपका इंट्रूसिव। अगर किसी को आता है तो बताओ इंट्रूसिव। तो देखो, बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? अच्छा, क्यों इसको एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव क्यों कहते हैं? अगर मैग्मा जो है, ठीक है, वह पृथ्वी के सरफेस पे पहुंच जाए और फिर जमे, सरफेस पे पहुंचने के बाद जमे, तो इसको हम लोग एक्सट्रूसिव बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सरफेस पे पहुंचने से पहले ही जम जाए तो इसको इंट्रूसिव बोलते हैं। क्लियर है? ये तो आपका क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल है जो आपसे पूछा जाता है। एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल आपका बेसाल्ट हो गया, ठीक है, ऑब्सीडियन हो गया, ठीक है, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, और कौन सा है? एडेंटेराइट, हाँ, एडेंटेराइट, ये भी आपका है, ठीक है। तो ये सारे हैं, जो मेजर है वो है आपका बेसाल्ट और ऑब्सीडियन, ये बहुत बार पूछा गया है। ये दोनों कैसा है? ये है एक्सट्रूसिव रॉक।
अब अगर इंट्रूसिव का बात किया जाए तो आप जो जो नाम जान रहे हो, जैसे आपका ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, उसके बाद और क्या हो जाएगा इसमें, गैब्रो हो गया, ठीक है, डियोराइट हो गया, ड्यूनाइट हो गया, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इंट्रूसिव का। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है इंट्रूसिव अग्नि चट्टान कौन सा है, ये तो ये हो जाएगा आपका ग्रेनाइट। क्लियर है। और रेस्ट जैसे आपका ये डोलोमाइट है, ये भी आपका एक्सट्रूसिव है, ठीक है। तो क्या क्या आपको याद रखना है, बेसाल्ट, ऑब्सिडियन और डोलोमाइट, ये सब कैसा है, ये सब है क्या मैंने बोला, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो ये क्या गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र का नाम क्या है। छोटे छोटे जो पत्तों पे छिद्र पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है स्टोमाटा, या हिंदी में उसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रंध्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। इन सब में से बताओ किससे पशुओं में पशु महामारी रोग होता है। तो पशु महामारी रोग होता है विषाणु या वायरस के कारण। और अभी तो महामारी रोग इंसानों में भी फैला हुआ है, आप जान ही रहे हो कौन सा महामारी है, यह है कोरोना वायरस। और शायद दिन ब जैसे ही दिन बीतता जा रहा है ये बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। भले ही आपको इसका जो इंटेंसिटी है वो समझ में नहीं आ रहा हो, पर देश का अगर इकोनॉमी आप देखोगे तो पूरी तरह से हिल चुका है। और सिर्फ भारत देश का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी हिल चुका है। और ये आने वाले समय के लिए एक बहुत ही खतरनाक सूचक है, ठीक है। और जिस तरह से ये स्प्रेड हो रहा है और हम इसको कंट्रोल करने में नाकाम हैं, हम मतलब मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, हम मतलब हम पब्लिक, गवर्नमेंट अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रही है। अब देखो, गवर्नमेंट कोई भी चीज़ आकर आपको बता सकती है, आपके लिए कुछ कर नहीं सकती है, ठीक है। ये हमारा अवेयरनेस है, हम लोग कितना इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देख रहे हो पढ़े लिखे लोग आके उसको स्प्रेड कर रहे हैं, मूर्ख लोग तो छोड़ ही दो। तो हम लोग इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। जो मूर्ख हैं, चाहे वो पढ़ ले या कुछ कर ले, वो मूर्ख ही रहेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा था पशुओं का पशु महामारी रोग किससे फैलता है, तो ये है आपका विषाणु से, ठीक है। एक रोग है जिसको रिंडर पेस्ट बोलते हैं, ठीक है, रिंडर पोस्ट। ये बहुत रैपिडली फैलता है पशुओं में और ये एक वायरल डिजीज है। अगला क्वेश्चन है, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है। मूल परजीवी, ये एक अच्छा चीज़ है, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से समझ लेना ताकि आपको एग्जाम में आगे कभी गलती यहाँ पे ना हो और आप कंफ्यूज ना हो। मूल परजीवी का मतलब हो गया वैसा परजीवी जो रूट पे पाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मूल परजीवी। जो धड़ पे पाया जाता है, जैसे स्टेम पे पाया जाता है, उसको हम लोग स्टेम परजीवी बोल देंगे, स्टेम प्रोटोजोआ बोल देंगे, ठीक है। तो सॉरी, प्रोटोजोआ नहीं, पैरासाइट बोल देंगे। तो बहुत तरह का चीज़ होता है। मूल परजीवी में भी आपका पूर्ण मूल परजीवी होता है, आंशिक मूल परजीवी होता है, बहुत तरह का इसमें अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे मूल परजीवी पूछा जा रहा है, तो इसमें से कौन सा है, यह है सेंटेलम। कौन सा है, सेंटेलम। ये आंशिक मूल परजीवी है। और थोड़ा सा इसमें डिटेल कर दूं मैं, तो आंशिक मूल परजीवी, ठीक है, पार्शियल रूट पैरासाइट है ये सब, ठीक है। अगर पूर्ण मूल पैरासाइट अगर पूछे तो उसका भी एक नाम रख लो जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है ऑरोवैंकी। क्या है नाम, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ, ऑरोवैंकी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऑरोवैंकी। ये कैसा है, यहाँ पे सिर्फ पूर्ण अगर लगा देता, पूर्ण मूल परजीवी, और ऑरोवैंकी ऑप्शन में रहता तो आपका सेंटेलम आंसर नहीं होता, आपका क्या होता, ऑरोवैंकी। सेंटेलम कैसा है, यह है अंशतः या आंशिक, ठीक है, आंशिक मूल परजीवी। अच्छा, कसकुटा भी आपने पढ़ा है, बहुत बार एग्जाम्पल में पढ़ा है कसकुटा। तो ये पूर्ण स्तंभ परजीवी है। कैसा है, पूर्ण स्तंभ, ठीक है, स्तंभ परजीवी है, यानी स्टेम परजीवी है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है। व्हाइट ब्लड सेल्स में अगर बात करेंगे, सबसे बड़ा कौन सा रुधिराणु या कॉपर सेल्स होता है, कौन सा है वो है आपका मोनोसाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य नहीं करता है। एक ऐसा ग्रंथि जो दोनों यानी बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी एंडोक्राइन की तरह कार्य नहीं करता है, वो है आपका पीयूष ग्रंथि, ठीक है, जो हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि भी है।
अगला क्वेश्चन क्या है, टेबल 1 को टेबल 2 से मिलान करना है। चलो मिलान करने में तो आप सब तेज हो, जल्दी से मिलान कर लो, हमेशा तो मिलान ही करते रहते हो आप लोग, है ना। चलो मिलान करो। क्या है आपका, आयोडीन, आयरन, नियासिन, विटामिन B12। क्या है, आसान सा चीज़ है, जल्दी से मैच करते हैं। आयोडीन देखो, इसमें इसके कमी से क्या होता है आपको, सूक्ष्माणु, प्राणी, रक्ताल्पता, गलकंड या घेंगा। ठीक है, तो आयोडीन से आपका हो जाएगा गलकंड या घेंगा। आयरन के कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से रक्ताल्पता होता है। नियासिन, 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 जल्दी से बताओ, नियासिन की कमी से क्या होगा, ये हो जाएगा पेलेजिया। ठीक है, और B12 के कमी से क्या हो जाएगा। अच्छा, 2 तरह का रक्ताल्पता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। B12, विटामिन B12 की कमी से होता है प्राणनाशी रक्ताल्पता, और आयरन के कमी से होता है सूक्ष्माणु रक्ताल्पता। ये अलग से क्वेश्चन एक बार मैंने पूछा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मर्ज है दोनों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। B12 इसके कारण प्राणनाशी रक्ताल्पता होता है, लेकिन आयरन की कमी से सूक्ष्माणु रक्ताल्पता होता है। क्लियर है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या है, नॉर्वे का तट एक उदाहरण है। नॉर्वे का तट एक उदाहरण है, कैसे तट का, नॉर्वे का तट एक फ्योर्ड तट का उदाहरण है। ठीक है, तो क्या गाइस, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।